दो, यादव को एम्प्लॉयमेंट दो और रिकॉग्निशन दो। और मैं आपको अगर एक चीज बता दूं जिससे ये सब चीज मिल जाएगी। वो कहते थे ना, पहले जाते थे बाबा जी के पास, दो चीज बुखार और चीज दस्त लग रहे, भभूत खिला देता था। तो ये भभूत देना बता रहा हूं। ज्यादातर लोगों के 99.9% के ये वहम है कि अहीर रेजिमेंट, यादव रेजिमेंट का मतलब है हमारे बच्चों को सिपाही बनाना। नहीं, ये जो रेजिमेंट है ये एक इकोनॉमिक साइकिल है और आप उसमें समझ नहीं रहे हो कि आप उसका हिस्सा नहीं हो। अमेरिका कूदता है वेनेजुएला में जीतने के लिए नहीं, अरे उसका अपने कमर्शियल इंटरेस्ट है भाई। तो ये जो रेजिमेंट है ये सिपाही बनाने की कवायद नहीं है, अपने दिमाग से निकाल दो। अब मोटे शब्दों में मैं हिट करता हूं स्ट्रेट, इधर उधर नहीं भागूंगा। आप ये बताओ, ये जितने भी हमारे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, किसी में है, आप रिटायर हो गए, मान लो मैं आज एक गवर्नमेंट सर्विस में रिटायर हो गया, तो मेरी खाली जगह कौन भरेगा भाई? एक ओबीसी कैंडिडेट, पर क्या गारंटी है ओबीसी को हाई भी होगा? भाई ओबीसी तो 3000 से ऊपर जाते हैं। लेकिन फौज एक ऐसी नौकरी है, अगर सिख रिटायर होता तो उसकी खाली जगह सिख भरेगा सिख रेजिमेंट में, जाट रिटायर होता तो जाट भरेगा, गुरखा होता तो गुरखा। ये दाताराई वाली नौकरी पूरी दुनिया में और कहीं नहीं है सिवाय इस फौज के अंदर है। ये रेजिमेंट है। एक चीज, दूसरी चीज बता देता हूं आइडेंटिटी की। अब आप जितने भी यहां बैठे हो, खड़े हो और बाजार में चले जाओ, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यादव हो। पूरी दुनिया में ये हिंदुस्तानी फौज ये एक ऐसी नौकरी है जो आपको आइडेंटिटी देती है, कंधे पे आपकी जाति लिखती है। तो ये रेजिमेंट इज ए ब्रांड एम्बेसडर फॉर यू, फॉर योर आइडेंटिटी, और कोई नौकरी नहीं है। अगर आप बीसी हैं, आपके कंधे पे नहीं लिखा बीसी भाई, अहीर बीसी। तीसरी चीज, अब एजुकेशन का बता देता हूं मैं आपको। देखिए आप पूरा जितनी भी हमारे खासतौर से इस रीजन को देखिए, वही फैमिलीज ऊपर उठी जिनका कभी ना कभी 1, 2, 3, 4 पीढ़ी पहले कोई ना कोई आदमी फौज में गया। एजुकेशन कैसे आई इस इलाके में? एजुकेशन कोई ऊपर से नहीं आई या कोई नेता नहीं आया। 1914-18 के अंदर कोसली के एरिया में सबसे ज्यादा फौजी गए वर्ल्ड वॉर में। और आपको ताजुब होगा, पूरे हिंदुस्तान में एक अकेला यादवों का गांव है जो सिंगल गांव से 247 मैन वेंट टू द ग्रेट वॉर। और किंग जॉर्ज फिफ्थ ने एक पत्थर लगवा दिया कि भाई इस गांव का ये रिश्तेदारी, नाम में क्या दिया बताता हूं आपको, एक स्कूल दे दिया, कोसली का स्कूल, जिसने दुनिया भर के ब्यूरोक्रेट्स, फौजी ऑफिसर, सिविल लाइफ में लोग दिया। एजुकेशन के द्वार खुले। और जब अपनी छोरियों को कोई स्कूल नहीं डालता था तो उस स्कूल में पहली जो लड़कियां गई वो फौजियों की बेटियां गई थी। अब बार बार आप एजुकेशन के गीत गाते हैं, एजुकेशन क्या है, फौज का उससे क्या रिलेशन है बता देता हूं। देश में 30-32 के 33 सैनिक स्कूल है, 5 मिलिट्री स्कूल है और सैकड़ों जो है एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के स्कूल्स हैं। और इन सारे स्कूल, ये जो जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, दे आर द क्रीम ऑफ द नेशन। इन स्कूलों में लीडरशिप क्वालिटी इनकलकेट की जाती है और मुफ्त की शिक्षा है तकरीबन। मैं आपको सच्ची बात बता देता हूं, मैं जब इसमें पढ़ता था तो 70 रुपए साल की फीस थी, 70 रुपीज बस, जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान, किताब, आना जाना, सहना सब कुछ था उसमें। और इन स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे फिर अफसर बनते हैं। हमारे बच्चे अफसर कैसे बनेंगे? वी हैव गॉट नो शेयर। आपके वीके सिंह साहब अभी मंत्री भी बने, क्या है? इनके जो दादा थे फौज में थे, राजपूत रेजिमेंट में, इनके बाप मिलिट्री स्कूल में पढ़ के जनरल बन गए, ये पब्लिक स्कूल में पढ़ के जनरल बन गए, मंत्री भी बने। आपके जयशंकर साहब ही प्रोडक्ट ऑफ मिलिट्री स्कूल, आपके वीके साहब ही प्रोडक्ट ऑफ सैनिक स्कूल। मैं आपको ऐसे असंख्य उदाहरण दे सकता हूं जो ऐसे इंस्टीट्यूट से निकले, और इन हजारों इंस्टीट्यूट से यू आर डिबार्ड। रीजन बीइंग यू हैव गॉट वेरी नॉलेज। और हमने ऐसा झुंझुना पकड़ दिया, तो हमारे पढ़ा लिखा तबका सुनना चाहता है
और न ये हमारे नेता, उनको ऐसा लगता है स्पाई बनाना चाहते हैं। भाई दिस इज ए इकोनॉमिक साइकिल, इसके अंदर घुसना सीखो। जाटों के पास है, राजपूतों के पास, मराठों के पास है, डोगरों के पास है, सिखों के पास है, और ये कम्युनिटी हर क्षेत्र में आपसे ज्यादा आगे है। फिर भी वो अपनी रेस्पेक्ट तोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं गिव अस स्मॉल शेयर। अब बात आती है हेल्थ और स्पोर्ट्स की। हमारे स्पोर्ट्स में क्यों नहीं निकल रहे, उसका एक बहुत बड़ा बता देता हूं। पहले स्पोर्ट्स का जो कल्चर था वो सर्विसेज के थ्रू जाता था। आज भी मैक्सिमम स्पोर्ट्स पर्सन को एम्प्लॉयमेंट क्या तो फौज दे रही है या फिर दे रही है रेलवे से। और फौज में भर्ती कैसे है, जाट रेजिमेंटल सेंटर से कोटा आएगा, पहलवान भर्ती कर, तो किसका छोरा भर्ती होगा? ग्रेनेडियर में आएगा कि भाई पहलवान और बॉक्सर भर्ती करो, किसका होएगा? गढ़वाल में आएगा बॉक्सर भर्ती करो, किसका आएगा? और ये जो देखो स्पोर्ट्स पर्सन 99% पैदा होता है गांव देहात में। छोरे का शरीर मजबूत होता है पर उसके पास खाने के लिए डाइट नहीं है, उसके पास कोचिंग का पैसा नहीं है और किट का पैसा नहीं है, फौज देती है ये। और फिर इसे प्लेयर निकलते हैं। ये आपके नीरज चोपड़ा क्या फौज नहीं तो कराइए, अपना आप थोड़ी बन गए। ये जितने आपके बॉक्सर और ये पहलवान सुनो है उदयचंद वगैरह, ये कैसे बन गए? तो स्पोर्ट्स का डायरेक्ट जो है वो इस रेजिमेंट से भी है। ये एक बहुत बड़ी चीज है जिससे हम बाहर हो रहे हैं। हमारा आदमी उसको सिपाही की कवायद मान के चल रहा है, इससे आगे कुछ समझ नहीं पा रहा। भाई आपको एजुकेशन देगी तो रेजिमेंट, आपको आइडेंटिटी देगी, आपको हेल्थ देगी, और ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। आप ये देखिए सबसे बड़ी रूलिंग रेस पूरी दुनिया में कौन से हैं? अंग्रेज। वो उन्होंने कहा कि भाई ऑफिसर लाइक क्वालिटीज क्रिएट करो, तो कैसे करी उन्होंने? सबसे पहले उन्होंने कहा जिस रेस के अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, जिस रेस के अंदर बहुत अच्छा फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, ठीक है ना, जिस रेस के अंदर स्पोर्ट्स के प्रति लगाव नहीं है, वो कभी अफसर नहीं बन सकती, लीडर नहीं बन सकती। जब वाटरलू में नेपोलियन को हराया वेलिंगटन ने, तो उससे पूछा भाई तूने कैसे इसको हरा दिया, ये तो पूरे यूरोप को फतह कर रहा था। बोला आई लर्न दीज थिंग्स एट ग्राउंड्स ऑफ एटन। एटन माना हुआ पब्लिक स्कूल था जहां लीडर्स पैदा हुए। आप उससे बाहर हो तो मेरी हाथ जोड़ के अपनी इंटेलिजेंसिया से और अपने नेताओं से गुजारिश है, रेजिमेंट ही रेजिमेंट, यादव रेजिमेंट का मतलब सिपाही बनाना नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी सिर्फ अहीर के बच्चे को। और इसका सबसे बड़ा एक और उदाहरण देता हूं, हिमाचल इतना सा है, कोई पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन जो डोगरा का बच्चा है ना, उसके घर में मुफलिसी, गरीबी, बीमारी और जो है गंवारपना नहीं घुसता। वजह क्या है? उनका इतना बड़ा शेयर है। दे हैव शेयर इन जेके राइट इन्फेंट्री, दे हैव जेके राइफल्स, दे हैव डोगरा रेजिमेंट, दे हैव डोगरा स्काउट्स, 50% शेयर इन पंजाब रेजिमेंट एंड great share in RT, grenadiers and armed engineers। उनकी हालत ये है, सिखों के और डोगरों की बच्चे नहीं मिल रहे हैं। पर अभी एक आर्टिकल आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में, देयर इज अ लैक ऑफ सिख रिक्रूट्स। क्यों? उनको मालूम है रीढ़ की हड्डी किसी भी कम्युनिटी की फौज को दूर जा रही है। किसी कम्युनिटी को अगर इकोनॉमिक साइकिल से बाहर करना है तो उसको डिवाइड कर दो, और लास्ट में क्योंकि लंबा हो जाएगा। भाई थाने में कोई डॉक्टर अम्बेडकर से बड़ा चिंतक है क्या? किसी का बहम हो रहा हो, बार बार रिजर्वेशन का रिश्ता बात कर रहे हो, मैं डॉक्टर अम्बेडकर की बता देता हूँ। इतना शाना आदमी था, वो उसको पता चल गया था गांव देहात के गरीब बच्चे के लिए पहली सीधी कोई बढ़ेगी तो रेजिमेंट बढ़ेगी। कैसे? 1941 में भारत के वाइसराय ने उनको डिफेंस एडवाइजरी काउंसिल का एक मेंबर बना दिया जुलाई के महीने में, और अक्टूबर के महीने में ही उन्होंने 2-3 महीने के अंदर ही अपनी महार रेजिमेंट खड़ी करवा दी। दलित रेजिमेंट नहीं, महार रेजिमेंट, महार उसकी अपनी खुद की कास्ट थी डॉक्टर साहब। और अंग्रेजों से कह के उन्होंने महार रेजिमेंट खड़ी करवाई। क्यों? उन्हें मालूम था मेरी कम्युनिटी को अगर ताकत प्रदान करनी है, चाहे वो लठ की हो, चाहे फाइनेंस की हो, चाहे एजुकेशन की हो, चाहे आइडेंटिटी की हो, तो अपने लिए महार रेजिमेंट खड़ी करवाई। उनको रेजिमेंट का इंपॉर्टेंस मालूम था। और मारे खाकर
कहते हैं यार ये तो कोई है नहीं। अरे मेरी लास्ट में गुजारिश है भाई, जितने भी संगठन कहीं पे भी कोई मंच सजाते हैं, तुम सारी बातें रखते हो कि आज ये पैनल है, आज वो पैनल है, आज ये डिस्कशन है, आज ये हुआ है। मैंने तो यहाँ तक देखा है गुड़गांव में कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि सास बहू का रिश्ता कैसे सुधारे। अरे अपना घर में तो सुधार दो, देश का तो क्या ठेका लोगे। लेकिन रेजिमेंट का 21वां नंबर पता बोला इसके लिए टाइम नहीं। भाई इसको पहले समझो। मैंने 30 साल, मैं वैसे वो नहीं कर रहा, मैंने 30 साल पढ़ा है, डाटा इकट्ठा किया है, एनालाइज किया है कि इसका वाइडर इम्पैक्ट क्या है। उसके बाद मंचों पे बोलना शुरू किया। मुझे मालूम था सबसे पहले हाइट मेरी धोती खोल लेगा अगर मैं सारे तथ्य और आंकड़े नहीं बता पाऊंगा। तो रेजिमेंट सिपाही बनाने की क्वायद नहीं है, मेन जो साइकिल है इकोनॉमी की, अपलिफ्टमेंट की, उसमें घुसने का एक जरिया है। गॉड ब्लेस यू ऑल।